हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो जेईई मेंस वाला टेस्ट हुआ था 28 तारीख को, उसको अपने डिस्कस कर रहे हैं। और एक्चुअली पेपर आप लोग अपने साथ लेके बैठना, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ जगहें जो है पढ़ने में ना आए चीज़ें सही से, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा फॉर्मेट इश्यू है, वो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पेपर भी साथ लेके बैठना और उसी पेपर को डिस्कस कर देने, जेईई मेंस वाला 28 तारीख वाला, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, मुझे नहीं लगता कि ये क्लास में डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है या यहाँ पे डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है। पूरी जनता जानती है कि बोरॉन से जो है बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, बेरिलियम से जो है ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और नाइट्रोजन से जो है फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ये तो हम लोग इवन 11th में आते ही इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह क्लियर देते ही हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया आपका, जो है फोर्थ आंसर हो जाएगा मैच करने पे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो यहाँ N2 दिया है, O2 दिया है, उसके बाद यहाँ पे C2 माइनस दिया हुआ है, एक O2 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और O2 2 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे H2 प्लस दिया हुआ है, H2 प्लस दिया हुआ है, और Cn माइनस के अलावा यहाँ पे हीलियम 2 प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे जितने भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। और इवन नंबर वाले केस के लिए तुम लोगों को क्लास के अंदर हम लोग एक शॉर्टकट की बात करते ही हैं, ठीक है। इवन नंबर में आप एक नंबर याद रखो, 10 और 16। तो जो ये डाई एटॉमिक स्पीसीज से रिलेटेड एमओटी के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें 10 और 16 वाले केस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब B2 में या O2 में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो 10 और 16 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इवन नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में होंगे वो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन 2 होंगे, ठीक है। N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन H2 प्लस, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। Cn माइनस वैसे ही इवन नंबर में चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 प्लस के ऊपर जो है इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल मिला के आपके पास 4 लोग हैं जिनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखो हाँ भाई, तो ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को फाइंड करनी है। तो डाई नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात तो क्लास में कवर करवाई जाती है कि N2 जो होता है वो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये अलग अलग कंपाउंड या रिएक्शन देता है। उसके बाद द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। तो ये नाइट्रोजन ग्रुप की जो है पहचान ही है ये, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन का साइज छोटा और नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये बड़े आराम से जो है p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। उसके बाद बोला गया द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये क्लियरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से इसके +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 के मुकाबले डाउन द ग्रुप में इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी, और +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप में डिक्रीज करेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट से, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन शोज ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। जितने भी आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का और इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इनकरेक्ट है। तो इसके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो मतलब स्टेटमेंट है, तो वो D एंड E इनकरेक्ट है, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स
हैव क्या है ये पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज ए मेरिडोनल आइसोमर, ठीक है। तो मेरिडोनल आइसोमर की फॉर्म में अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो मेरिडोनल आइसोमर के लिए जो आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो MA3B3 नेचर का होना चाहिए, ठीक है, और MA3B3 नेचर का होना चाहिए। तो इसमें आपके पास पहला ही ऑप्शन क्लियरली देखते ही समझ में आ रहा है कि यही आंसर होगा इसका। कोबाल्ट हो गया, 3 NH3 अमोनिया लिगेंड्स हो गए, 3 जो है वो आपके NO2 नाइट्रो लिगेंड्स हो गए। उसके बाद हाँ भाई, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पे आपका ये जो नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स का सेट होता है ये आपका T2G सेट हो गया और ये जो आपका 2 ऑर्बिटल का जो सेट होगा, ठीक है, ये EG सेट हो गया। अब यहाँ पे आयरन है और वीक फील्ड लिगेंड के साथ है, आयरन +2 फॉर्म में, तो आयरन +2 फॉर्म में, तो आयरन +2 के D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 और 6 वीक फील्ड होने के नाते यहाँ पेयरिंग होगी नहीं और T2G सेट में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। ये कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ के साथ भी वाटर है, जो वीक फील्ड लिगेंड काम कर ही रहा है, ठीक है। हाँ, कोबाल्ट के पास टोटल जो है +2 फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप भरोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन को भरने पे 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले आयरन वाले में एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा, लेकिन अभी भी इसके D में जो है T2G सेट में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। ये कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 वाला केस क्लास में करवाया जाता है कि कोबाल्ट +3 के साथ जो वाटर है या ऑक्जेलेट है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो वाटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और कोबाल्ट +3 के D में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से T2G सेट में रहेंगे। तो एक तो आपका ये आंसर बन रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, कॉपर है और कॉपर +2 फॉर्म में है, तो कॉपर +2 फॉर्म में यानी D9 कन्फिग्रेशन है। तो D9 केस में आपका चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहे, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कन्फिग्रेशन रहेगा, वो सेम रहेगा दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फाइनली यहाँ पे 9, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके T2G सेट के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। फिर क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम +2 के पास D के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 4 हैं और इलेक्ट्रॉन ही 4 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग भी, अच्छा ये एक आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। आयरन +2 दिया था आपको और ये क्रोमियम +2, तो एक तो ये सेट है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ये सेट है जिसके D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है T2G सेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, मैं 6 इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये जो आपका केस था इसमें भी आपके पास D के अंदर जब आप T2G सेट में जब इलेक्ट्रॉन भरे थे आयरन के अंदर, तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे T2G सेट के अंदर, ठीक है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो EG सेट के अंदर थे। तो इसलिए इसका ये वाला आंसर भी बनेगा, ठीक है। और इसमें क्रोमियम के पास जो है +2 फॉर्म में D में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन T2G सेट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक करके, ठीक है, और EG सेट के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका जो है ये 3 लोग बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपका सेकंड बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 31st क्वेश्चन, तो 31st क्वेश्चन में बोला गया कि MnO2 को हमने KOH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूजन करवाया। तो ये जो स्टेप दिया है ये NCERT का जो KMnO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप MnO2 लेते हो और MnO2 को जब आप फ्यूजन करवाते हो, ठीक है, तो फ्यूजन जब आप करवाते हो बेसिक मीडियम में ये KOH के साथ, तो फ्यूजन प्रोडक्ट जो इसका बनता है वो MnO4 2- बनता है, मैग्नेट आयन बनता है, डायरेक्टली पर मैग्नेट आयन नहीं बनता, उसके लिए बाद में अलग से स्टेप यूज़ करने होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूस ए सॉल्ट W, अच्छा इसको सॉल्ट की फॉर्म में बोला गया, तो सॉल्ट जो बनता है उस सॉल्ट को आप K2MnO4 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि इसका जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक
ऑक्सीडेशन इल्ड्स अनदर सॉल्ट। तो इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा के फिर फाइनली हम लोग KMnO4 तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला था मैंगनीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W एंड X आर रिस्पेक्टिवली Y एंड Z। तो मतलब इनडायरेक्टली ये Y जो है आपका ये MnO4 2- की फॉर्म में है, ठीक है, और जो Z है आपके पास एज ए आयन ये आपका MnO4 परमैंगनेट आयन है। अच्छा, उसके बाद अब इनके ऑप्शंस पे आते हैं। इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव Z एंड MnO2, ठीक है। तो ये NCERT की एक स्टेटमेंट भी है, एक मतलब रिएक्शन भी है डायरेक्टली दी हुई, ठीक है, कि आपका ये जो MnO4- होता है, MnO4 2- होता है मैंगनेट आयन, ये मैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट करता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन में ये बनाता है MnO2 बनाता है प्लस MnO4- बनाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को भी NCERT में KMnO4 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले स्टेप में भी यूज़ किया गया है। जो ये इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो, इसके अल्टरनेट में अगर हम लोगों को यूज़ करना होता तो हम ये एसिडिक मीडियम में जो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है इस वाले अप्रोच को यूज़ करते KMnO4 बनाने में। उसके बाद बोला गया इन बोथ, तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट ये करेक्ट है और हमसे बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। तो आप इनकी जब स्ट्रक्चर्स बनाओगे, इन सब की स्ट्रक्चर्स की खासियत यही है, ठीक है। इसमें Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, ये MnO4- की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, या MnO4 2- की स्ट्रक्चर जो है उसमें भी आपके पास डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- O-। और ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैंगनीज के d ऑर्बिटल के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद बोला गया है Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर वाइल Z इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखो, Y जो है वो आपका MnO4 2- है, इसके D में एक इलेक्ट्रॉन है और D में एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस बात है ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, और इसके D में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्लियरली इनकरेक्ट है, ठीक है। Y को यहाँ डायमैग्नेटिक बताया हुआ है और Z को जो है पैरामैग्नेटिक बताया गया है, जबकि उल्टा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव देयर टेट्राहेड्रल शेप, तो ये सही है, ठीक है। और इनका कलर भी आप लोगों को क्लास में याद करवाया ही जाता है, ठीक है। MnO4 2- जो होता है MnO4 2- ये आपका ग्रीन कलर में आ जाता है और ये जो MnO4- है ये पर्पल कलर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो अच्छा, यहाँ पे तो पूरा ऑप्शन ही गायब है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन गायब है लेकिन आप अपने पेपर में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ठीक है। अब 32 में पहली बात, जो पहला रिएक्शन दिया है RCONH2 अगर आप लेते हो तो RCONH2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये कन्वर्ट करता है RCH2NH2 में, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन है वो, या पहला जो रिएक्शन है वो सही है, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोबेंजीन आप यूज़ करते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोबेंजीन जो आप लेते हो, नाइट्रोबेंजीन को SN प्लस HCl का कम्बिनेशन या आयरन प्लस HCl का जो कम्बिनेशन है उसको एनिलीन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है, ठीक है। ये जो साइनाइड ग्रुप होता है RCN, इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर करवाया जाता है, जैसे यहाँ लिख रखा है H2 इन निकल, ठीक है, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इस केस में आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो भी, उसका भी हाइड्रोजनेशन होता है, RCH2NH2 बनता है, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये 4 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन में आपका जो रिएक्टेंट की तरह यूज़ किया गया है जिस चीज़ को, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O और N और CH3। हाँ भाई, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो इस हाइड्रोलिसिस में नाइट्रोजन वाली जो साइड है वो H आता है,
यहाँ वाली साइड OH आता है, इसमें फिर H आता है और यहाँ पे जो है OH आता है। तो इस वजह से आपका एक प्रोडक्ट जो बनता है वो तो बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, थैलिक एसिड जिसको बोलते हो, और उसके अलावा इसमें आपका बनेगा CH3 और NH2, ठीक है। और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो यहाँ डायरेक्ट थैलिक एसिड नहीं दिखाया गया बल्कि यहाँ पे Na लगा दिया गया है, सॉल्ट बना दिया गया है उसका, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है, मतलब ये जो फोर्थ रिएक्शन मैच करवाई गई है वो भी करेक्ट मैचिंग है, ठीक है। इसलिए इसके कौन से आंसर्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ही हो जा रहे हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl और इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो है, सॉरी पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसी बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगाते हुए इसके मेटा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप लगाया गया है। उसके बाद इसी CH2Cl के पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, ठीक है। और एक डायरेक्टली आपके पास जो है ये है दिया है, हाँ भाई। तो यहाँ पे बोला गया SN1 के लिए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो जहाँ तक बात है SN1 की, तो ऑब्वियस सी बात है SN1 का इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। अब जहाँ जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा फास्ट रहेगी, और जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा उसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप Cl हटाते हो, ठीक है, तो इस वाले में जब Cl हटता है आपका यहाँ से, तो यहाँ प्लस आएगा, और प्लस आने के साथ साथ जो OCH3 ग्रुप है पैरा पोजीशन पे होने की वजह से उस पर प्लस आर इफेक्ट के थ्रू उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे OCH3 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे होने के नाते वो प्लस आर इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट तो नहीं लगाएगा इस कार्बोकेटाइन के साथ, लेकिन माइनस आई के थ्रू से डीस्टेबलाइज जरूर करेगा, ठीक है। CH3 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे वो प्लस H इफेक्ट लगाते हुए, प्लस H हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाते हुए अगेन उस पे आने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका एक जनरल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन ही रहा है, ठीक है। तो बात यह कि इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में CH3 लग जाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, CH3 के बदले में OCH3 लग जाने से पैरा पोजीशन पे जहाँ प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है वहाँ स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा है वहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कम हो रही है। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा आप लोगों का वो सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट के बाद आपका होगा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड के बाद होगा फोर्थ, ठीक है। और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो होगा वो आपका होगा सेकंड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, हाँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का भी जो बीच का पार्ट है वो तो गायब ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसको सुन लो। 3,4 डाइब्रोमोहेक्सेन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मान लो हेक्सेन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इसके 3 पोजीशन पे और इसके 4 नंबर पोजीशन पे आपको ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब आप जिंक से ट्रीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जिंक से ट्रीट करने पर पहले आपको जो है इसका डी हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। जिंक एज ए रिएजेंट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ डी हेलोजिनेशन करवाएगा, और डी हेलोजिनेशन करवाने की वजह से आपके पास ये एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद उसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाई गई है, ओजोन के साथ साथ वाटर/जिंक लिखा हुआ है। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब आप इसकी कराओगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से आपका 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 CH2 CHO का, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को यहाँ P बोला गया है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जब इसको HCHO के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, तो HCHO के साथ जब इसको ट्रीट करोगे तो इसमें वो भी एक्सेस एल्कली की फॉर्म में, ठीक है, एक्सेस HCHO के साथ जब ट्रीट करते हो एल्कली की प्रेजेंस में, तो शुरुआत में इसके जो 3 स्टेप होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन की फॉर्म में होंगे, लेकिन उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन से पहले जब इसमें जो शुरुआत में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा CH3C, ठीक है, इसके धीरे धीरे दोनों हाइड्रोजन जो है वो हट जाएंगे और यहाँ पे पहले कार्बो एनायन बनते हुए इस कार्बो एनायन से HCHO पे अटैक होगा, ठीक है, और HCHO ग्रुप जो है वो एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे भी CH2OH हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका CHO हो जाएगा। अच्छा, जब इस पे हाइड्रोजन जब ख़त्म हो जाएंगे तो हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद भी ये HCHO के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन उस केस में ये कैनिजारो रिएक्शन करेगा और कैनिजारो रिएक्शन की वजह से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जब इन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हुए जब आप कैनिजारो करवाते हो तो उस केस में मोर रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होता है या मोर रिएक्टिव जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो आपका ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और लेस रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस करता है। तो HCHO जो है वो मोर रिएक्टिव में आता है और ये जो है उसकी रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है, ये रिड्यूस करेगा और HCHO जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा वो CH3 CH2OH था ही आपके पास, ठीक है, फिर से आपके पास CH2OH है, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप भी आपका रिड्यूस होके CH2OH बना लेगा और इसका जब आप IUPAC नेम लिखने जाओगे तो थर्ड IUPAC नेम जो यहाँ ऑप्शन में दिया है वो इसके करस्पॉन्डिंग दिया है, ठीक है। एक्चुअली